आफ्टरनून एवरीवन। तो ये छोटा नागपुर टेनेंसी का पार्ट 2 वीडियो है। पहला पार्ट करीब 6 महीने पहले था, नहीं देखा है तो ये देखने का कोई सीन बनता नहीं है। तो इसका लिंक मैं पहले पार्ट का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो प्रेजेंटेड फॉर्म में था और ये करीब पूरा नोट्स मैंने उठा कर रख दिया, क्योंकि कौन उतना मेहनत करने जाए, जिसको लिखना है वो कॉपी करके लिख ही लेगा। तो ये CNT एक्ट जो कि 1908 में आया था, तो उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया था। और कोई एक बड़ा वीडियो मैंने कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खिंच जाता, तो सोचा कि पार्ट में, लेकिन सेकंड पार्ट बनाना भूल गए थे। तो ये चैप्टर 8 जो कि सेक्शन 44 to 51, इसमें इतने सेक्शन है। तो मेन इसका डेफिनेशन क्या है कि जो भी ट्राइब है ST उनके ज़मीन के प्रिवेंशन के लिए ये बनाया गया है और लैंड ट्रांसफ़र के लिए। तो सेक्शन 46 देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। सेक्शन 46 में क्या है कि कोई भी रैयत जो है वो 5 साल के लिए और 5 साल से ज़्यादा के बीच में जो भी जिसने लीज पे लिया वो उसे छीन नहीं सकता है वो ज़मीन। ये सेक्शन 46 में दिया है, तो ये देख ले सकते हैं। तो सेल और डोनेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था 5 साल तक के लिए ही वो वैलिड है, उससे कम में वो नहीं छीन सकते हैं उस ज़मीन को। और इसका सेकंड पार्ट में है भुगत बंधु बंधक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन में भुगत बंधु बंधक दिया गया है। तो ये सेक्शन 46 में भुगत बंधु बंधक का जिक्र किया है। ये क्या है, तो ये आपका सपोज A ने B से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, और वो उसने अपना ज़मीन पे वो लोन लिया है, मतलब एक गारंटी के तौर पे वो ज़मीन को देकर पैसे लिए। तो B को जो देने के पैसे थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे कि इतने दिन में हम पैसे दे देंगे, अगर वो नहीं चुका पाता है तो वो ये इसका B जो है इसका ज़मीन ले लेगा और इसके जो भी रेवेन्यू आएगा वो इससे अपना कर्ज चुकाते रहेगा। मतलब इसका जो भी जितना कर्ज था, सपोज कि 10 रुपये इसने कर्ज लिए थे इस ज़मीन के बदले में, और ये पर्टिकुलर 1 साल में इसको देना था। सपोज ये अमाउंट है, तो मान लीजिए 10 लाख है, तो ये इतना 10 लाख लिया था 1 साल में दे देने के लिए, लेकिन ये नहीं चुका पाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो ये इसके ज़मीन को ले लेगा और इस ज़मीन के ये किसी और को देगा या जो भी करेगा, इस ज़मीन से जितना रेवेन्यू आता है वो ये रख लेगा और इसमें से जितना रेवेन्यू आएगा तो इसमें से माइनस होते जाएगा। तो ये था भुगत बंधु बंधक। सो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो ये मैं ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो फिर से ज़्यादा खिंच जाएगा। जिसको लिखना है वो लिख सकता है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट। ये आप देख लीजिएगा, ये इसका डेफिनेशन है भुगत बंधु बंधक तक का, ये लिख के, और ये है इसका सेकंड जो कि फर्स्ट, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट होता है तो उसका पार्ट A आ जाता है। तो सेक्शन 46 पार्ट A जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 46 इसमें क्या है कि जो भी कोई पर्टिकुलर एक मेंबर है सच ऑक्यूपेंसी रैयत का, सपोज एक किसान है, तो वो DC के परमिशन के बाद ही एक ST किसान है, ठीक है, मेंबर ऑफ एनी ST शेड्यूल ट्राइब, और वो किसी एक दूसरे ST को लैंड बेच सकता है, अपना पार्ट एक्सचेंज कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन एक किसी एक पर्टिकुलर अंचल के भीतर ही, मतलब एक थाने के भीतर ही वो एक दूसरे ST को ही डोनेट कर सकता है अपना वो ज़मीन। तो ये है सेक्शन 46A में। सेक्शन 48 में देखते हैं कि तो इसमें आपको सेक्शन 46A और ये इस 46 में आपको 3 कंडीशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था कि वो एक ST दूसरे ST को ज़मीन दे सकता है। दूसरा क्या था कि वो DC के परमिशन से ही वो ज़मीन वो दूसरे को ज़मीन का ट्रांसफ़र कर सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या था कि एक ही थाने के भीतर। तो ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आप इस पे। अब सेक्शन 50 में बात करें तो इसमें दिया गया है कि DC जो है परमिशन, जो कि लिखित एप्लीकेशन जो लैंडलॉर्ड्स ने दिया है, वो जो ज़मीन है पर्टिकुलरली वो इस सब चीज़ के लिए, जो कि यहाँ पे नीचे आपको मेंशन है, इसमें वो दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो क्या कौन कौन सी ज़मीन है, एजुकेशनल, रिलीजियस और खैराती प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें कोई भी पैसा नहीं लिया गया हो उसमें वो ट्रांसफ़र कर सकता है। B में देख लेते हैं, फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ये दे सकता है। तो इसमें क्या है कि इन दिस लैंडलॉर्ड अ पार्ट ऑफ मार्केट वैल्यू 20% एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइडेड। तो जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उसमें जो ये आपको लैंडलॉर्ड जो DC को परमिशन देंगे लिखित एप्लीकेशन में, तो वो उस टाइम पे वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें वो जो पर्टिकुलर ज़मीन का वैल्यू है सपोज कि 1 लाख, तो उसमें उन लोगों को 1,20,000 मिलेगा, मतलब कि 20% एक्स्ट्रा आपको देखने को मतलब उन जो भी इन ये आपको हो गए लैंडलॉर्ड, उनको 20% देखने मिल जाएगा। अब देखिए पे नोट है कि ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लग टेम्पल मॉस्क्यू और एनी प्लेस ऑफ वर्शिप कब्रिस्तान दिस टाइप ऑफ लैंड DC वोंट अलाउड दिस। जो भी विवादित क्षेत्र है, जो भी विवादित मतलब जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल लैंड है, मतलब मान लीजिए कि जिस किसी में मस्जिद हो, मंदिर हो, ऐसे कोई कब्रिस्तान हो, ब्यूरियल प्लेस है, उसमें ये DC को नहीं है
अलाउ कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है लैंड। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं चैप्टर 9 में, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इसके सेक्शन है वो मैंने बता दिया है। तो इसमें क्या है कि जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग रेवेन्यू, तो इसमें रेवेन्यू का दिया गया है जो कि है 52 से 63 तक। तो सेक्शन 52 में क्या है, सेक्शन 52 में दिया गया है कि जो भी काश्तकार है वो हर एक साल का जो भी 3 क्वार्टर हुआ, मतलब क्वार्टर मतलब 4 पार्ट में वो इंस्टॉलमेंट दे सकता है काश्तकार अपने लैंड का, जो भी वो लीज पे लिया है। ये जो पर्टिकुलर गिवन लैंड है काश्तकार ने लीज पे लिया है अपने लैंडलॉर्ड से, तो हर पार्ट मतलब 3-3 महीने पर वो अपना 4 इंस्टॉलमेंट में ये भर सकता है। सेक्शन 58 में है कि ऑफ द ड्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू 6.2 फॉर एनुअल रेट पेमेंट वुड बी इन अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो भी बचा खुचा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है, तो जो भी ये 4 इंस्टॉलमेंट में बाकी रह चुका था, जो भी पैसे देने थे काश्तकार को, लैंडलॉर्ड को, तो इसमें क्या है कि 6.25% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट में उसको पेमेंट करना होगा, जो भी रेवेन्यू उसका बचा हुआ था जो काश्तकार को देना था लैंडलॉर्ड को, तो ये इंटरेस्ट उसके बाद में लगेगा। तो 6.2% का एनुअल रेट पेमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 9A जो कि है, इसमें आर्टिकल 63, ये आपका 52 और 58 जो था इम्पोर्टेंट था, ये चैप्टर 9 में। अब चैप्टर 9A में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये 63 है, 63B, इसमें क्या है तो नॉर्मल आपका बैरल लैंड का सेटलमेंट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 10 पे। तो इसमें चैप्टर 10 में 64 से लेकर 75 तक के सेक्शन है। इसका डेफिनेशन क्या है, ये जो बाकी है ना, तो ये आप कमेंट, ये मेरा बुक है एक्चुअली, जो मैंने झारखंड सामान्य ज्ञान को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, तो उसका ये आपको मिल जाएगा। तो वो भी, उसका भी PDF मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, सॉरी एक्चुअली दिस इज़ 9523705385। तो ये पूरा बुक मैंने झारखंड सामान्य ज्ञान जो भी मनीष रंजन का, तो वो पूरा मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए मटेरियल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसलिए दिस आई मेड दैट बुक। तो इसमें चैप्टर 10 में जो 64 से 75 तक है, तो सेक्शन 64 जो इंपॉर्टेंट है उसमें देख लेते हैं। तो इसमें कोरकर लैंड की मेंशन किया गया है, इसमें कोरकर लैंड। ठीक है, तो देखिए कोरकर भूमि क्या है कि एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है कि जो भी कोरकर लैंड है वो चैप्टर 10 मतलब कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 64 में कोरकर लैंड का मेंशन है। तो कोरकर लैंड है क्या, ठीक है, तो ये सपोज करिए कि आपका एक लैंड है और ये मतलब सूखा बैरन मतलब जो भी जंगली भूमि है, तो ये इसका मालिक सपोज ए है। ठीक है, और बी जो कि एक काश्तकार किसान है, उसने ये ज़मीन को कोड़कर और मेनली इसमें पैडी को ग्रोन किया, मतलब अतिरिक्त मतलब इस पे धान का खेती किया। ठीक है, तो ए उसका मालिक है, लेकिन बी ने एक पर्टिकुलर काश्तकार ने इस पे धान की खेती की, लेकिन वो ए ने नहीं किया है, ए जो कि मालिक है। तो बी जो इस धान को खेती किया है तो उसको बोला जाता है कोरकर लैंड। ठीक है, तो ये मैंने टर्मिनोलॉजी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो है उसमें बता दिया था। तो उसको कोरकर लैंड बोलेंगे जिसमें स्पेशली धान की खेती हो। इसमें क्या है कि जो भी अंडर दिस सेक्शन पीजेंट्स ऑफ एनी विलेज लैंडलेस लेबर विद द प्रियर परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो इसमें क्या था कि जो भी कोई लैंडलेस लेबर है जिसके पास भूमिहीन किसान है और गरीब फार्मर है, वो डिप्टी कमिश्नर के परमिशन से कोई भी बैरन जो भी लैंड है उसको कोड़कर मतलब जो भी कोरकर लैंड को बदल सकता है और उस पर खेती कर सकता है। लेकिन इस पर क्या है कि जो पहले तो ये रेवेन्यू फ्री था, ठीक है, इस पर लगान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस पर अब जो कि ये उपजाऊ हो गया तो किसी पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड का तो होगा ही, और मान लीजिए किसी का भी हो, वो तो ज़मीन का सरकार या एक पर्टिकुलर आदमी तो मालिक तो होगा ही। पहले तो इस पर रेवेन्यू नहीं लगेगा, मतलब कि इसके तो लगान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब इस पे लगान दिया जाएगा, वो भी कंसेशनल रेट पे लगान लिया जाएगा इस पर्टिकुलर कोरकर लैंड का। ठीक है, तो ये सेक्शन में ये दिया गया है, सेक्शन 64 में याद रखिएगा, जिसमें कोरकर लैंड की चर्चा की गई है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 66 पे। तो इसमें क्या है कि इसमें उससे बचने के लिए दिया गया कि मान लीजिए कि कोई भी आदमी अगर किसी का ज़मीन है, तो वो सपोज कि एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और किसी का गार्डन है, घर है, निवास है, तो उस पर्टिकुलर ज़मीन को कोरकर लैंड में नहीं बदला जा सकता। ये सेक्शन 66 में दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 71A की बात करें तो इसमें क्या है कि कोई भी मान लीजिए कि ST का लैंड है, सपोज ये ST का लैंड है, ठीक है, तो एक सेकेंड प्लीज़।
तो ये एसटी का लैंड है, ठीक है। और इसको कोई कि सपोज ए पर्सन है और ये बी का ये लैंड है, लेकिन ए ने इसे धोखे से अपने नाम पे कर लिया है, ठीक है। तो डीसी के पास ये पावर है कि ये इस पर्टिकुलर लैंड को उससे छीनकर ये दिया जा सके ए को, क्योंकि ए जो मालिक था और बी ने इसे धोखे से ले लिया था। तो ये डीसी के पास परमिशन है कि वो इस ज़मीन को उस पर्सन जिसने छीन लिया है उससे लेकर इसे दिया जाए। अगर मान लीजिए कि इसकी ज़मीन का कोई वंस हायर नहीं है, तो उस केस में दैट लैंड इन सच केस दैट लैंड इज अनदर पर्सन ऑफ एसटी, इट वुड ट्रांसफर। तो जो भी दूसरे एसटी है तो उसको ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि है चैप्टर 11 पे। तो ये चैप्टर 10 का ये पार्ट था। चैप्टर 11 में है सेक्शन 76 टू 79। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स दिया गया है। तो वो मैंने बोला था कि मैंने बुक दे दूंगा, उससे वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये मेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैंने बता दिया। एंड इस चैप्टर 12 में कहा है 80 से लेकर 100 तक। इसमें क्या है कि राइट इंस्क्रिप्शन दिया गया है और फिक्सेशन ऑफ द रेवेन्यू। तो इसमें लगान की फिक्सेशन दिया गया है चैप्टर 12 में। अब आते हैं चैप्टर 12 के सेक्शन 80। तो इसमें 80 से लेकर 100 तक। सेक्शन 80 में क्या है, तो जो राज्य सरकार है इसमें क्या, सेक्शन 80 में जो राज्य सरकार है वो किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कोई भी जो लोकल एरिया के ज़मीन हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो उसके राइट का वो ऑर्डर दे सकती है कि वो जो भी इसका राइट है उसके लिए ऑर्डर रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ज़मीन के लिए कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 85 पे। तो एनी सर्वे और राइट इंसेप्शन रेवेन्यू ऑफिसर कैन फिक्स प्रॉपर रेवेन्यू। तो वो जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है पर्टिकुलर ज़मीन का सस्पेक्शन करके उसका लगान फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 93 पे आते हैं कि ऑफ द फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन टिल 6 मंथ रिलेटेड लैंड द अफेक्टेड फ्रॉम इट कैन क्लेम बिफोर डीसी। तो ये दिस इज़ माई नॉट अदर। तो ये मैंने यहाँ पे छूट गया था, वो मैंने सिंपल से समझने के लिए आपको दिया गया है। तो मान लीजिए कि इसमें जो भी रेवेन्यू ऑफिसर ने सेक्शन 85 में प्रॉपर लैंड का इंस्पेक्शन करके उस पर रेवेन्यू लगान फिक्स कर दिया है। तो इसमें जिसका मान लीजिए कि सपोज ए का ज़मीन है, ये मतलब ज़मीन है और उसका इंस्पेक्शन करके इसने रेवेन्यू फिक्स कर दिया है रेवेन्यू ऑफिसर ने। तो कोई भी जो जिसका ये ज़मीन हो वो 6 मंथ के भीतर ही उसको क्लेम करना होगा कि ये डीसी के पास जाकर क्लेम करना होगा कि ये पर्टिकुलर मेरा ज़मीन है। उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपको 6 मंथ के लिए क्लेम करना है प्रॉपर आपके ज़मीन के, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर अपना स्टेटमेंट देकर जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर 13 पे चलते हैं। तो इसमें 101 से लेकर 117 है। इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन कि लैंड रिलेटेड कंडीशन देयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंस्क्रिप्शन। तो जो भी इसका लैंड रिलेटेड कंडीशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसमें दिया गया है। इसमें सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 103 में। मान लीजिए कोई कोर्ट में लैंड रिलेटेड इशू का, इसमें लैंड रिलेटेड इशू कोई केस आता है तो उसका वैल्यू फिक्स करना नेसेसरी है। तो क्या करेगा कोर्ट कि पिछले 10 वर्ष का जो भी उसका एवरेज हो उसके निकाल कर ये उस लैंड का फिक्सेशन वैल्यू निकाल देगा पिछले 10 और उससे कम वर्ष के लिए एवरेज प्राइस निकाल कर वो इस पर्टिकुलर लैंड का वैल्यू निकाल देगा। अब आते हैं सेक्शन 106 से लेकर 117 में। इसमें क्या है कि लैंड रिलेटेड टर्म्स दिया गया है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके जो भी ट्रांसफ़र का उसमें सब रेगुलेशन दिया गया है। तो वो जाके आप किताब में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। तो ये सिंपल कुछ जो मेन है यही आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से सेक्शन में है। तो यही इसमें काफ़ी लोग डरते जाते हैं इससे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 14 पे। तो इसमें क्या है कि सेक्शन 118 टू 126। इसमें क्या है कि मेंशन ऑफ द लैंडलॉर्ड का इसमें आपको दिया गया, मेंशन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ लैंडलॉर्ड। तो अब तो अभी तक देखें हम लोग जो भी टेनेंट थे, किसान थे, उनके प्रिविलेज के बारे में। अब है कि लैंडलॉर्ड के प्रिविलेज के बारे में। तो सेक्शन 118 में क्या है कि आपका जो भी लैंडलॉर्ड है उनके प्रिविलेज के बारे में दिया गया है। तो सेक्शन 118 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रिविलेज लैंड। तो जो भी उनका प्रिविलेज लैंड है उसका डेफिनेशन दिया गया है। और उसका पार्ट ए में देखते हैं। तो लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स विद देयर रूल्स आर ट्रैक्टर्स थ्रू इट और द सर्वेंट्स ऑन द लेबरर और रेंट मेक टिल्ट, ठीक है। तो ये जो प्रिविलेज लैंड का डेफिनेशन है उसमें क्या हुआ कि जो भी पर्टिकुलर लैंड और सपोज ये लैंडलॉर्ड की ज़मीन है, ज़मींदार की ज़मीन है, वो अपने किसी भी जैसे कि अपने ट्रैक्टर से, बैल से वो खेत का जो ज़मीन का जोत कराता है किसी के थ्रू, मान लीजिए कि अपने नौकर, लेबर और जो कि रेंट पे हो, तो वो ये जो लैंड है वो प्रिविलेज लैंड कहलाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपका बाय एनी ऑफिसर मोर देन 1 ईयर लीज और द 1 ईयर और लेस पीरियड इधर रिटेन और ओरल लीज हैज़ बीन टेकन, ठीक है। तो इसको समझाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई ऑफिसर ने वो लैंडलॉर्ड की ज़मीन वो किसी भी 1 साल और 1 साल के लिए कम के लिए वो लीज पे, ओरल लीज और रिटन लीज पे लिया गया, तो वो भी एक इनका
जो प्रिविलेज लैंड के अंडर आएगा। सी में क्या है कि जो भी लैंड है जो रांची और धनबाद को छोड़कर, ठीक है, और आपका सिंहभूम के जो पटामदा, ईचागढ़ और चांडिल थाने को छोड़कर जो भी ज़मीन होगा उस पर ये लागू नहीं हो, मतलब लागू होगा, और इन जगहों पे लागू नहीं होगा जो भी विशेषाधिकार है। और जो छोटा नागपुर प्रमंडल में जीरात जमीन है उस पर ये लागू नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन सी में, पार्ट सी में दिया है। और धनबाद का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम में पटामदा, ईचागढ़, चांडिल, और इसमें जो है वो मानलैंड के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका जो मुख्य रूप से जो विशेषाधिकार भूमि है उसको जीरात बोलते हैं, छोटा नागपुर के जो भी एरिया में। सॉरी, मैंने कुछ गलत शायद बोल दिया था। तो ये आपको जीरात भूमि, उस पर जो विशेषाधिकार जो प्रिविलेज लैंड है उसको जीरात बोला जाता है। और ये इन जो भी रांची धनबाद के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, रांची धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं लागू होगा, और सिंहभूम के पटामदा, ईचागढ़ और चांडिल में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं डी में, जो कि मैंने पढ़ लिया था। इनमें जो विशेषाधिकार भूमि है उनको मानलैंड बोला जाता है। अब आते हैं चैप्टर 15 में, जो कि है सेक्शन 127 से लेकर 134 तक। इसमें क्या है कि राइट, इंस्क्रिप्शन एंड खुदकट्टी राइट्स, रैयत, विलेज हेड, मुखिया है, एंड टेनेंट्स, मेंशन ऑफ लिमिटेशन। तो इनके लिमिटेशन के बारे में दिया गया है। तो सेक्शन 127 में चलते हैं। तो विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय रेवेन्यू ऑफिसर इन लोकल एरिया, खुदकट्टी राइट होल्डर, रैयत, विलेज, मुखिया, टेनेंट ऑफ दिस राइट इंस्क्रिप्शन वुड बी प्रिपेयर्ड। तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और अब आते हैं सेक्शन 130 में, ठीक है। तो 130 में क्या है कि इफ एनी मिस्टेक बीइंग मेड इन द राइट इंस्क्रिप्शन और एनी कंट्रोवर्सी टेक प्लेस विद इन 3 मंथ ऑफ इंस्क्रिप्शन पब्लिशन फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये आपका लगभग 2 ही आर्टिकल मेन है, मतलब कि सेक्शन मेन है। तो इसमें क्या है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है रेवेन्यू ऑर्डर देगी रेवेन्यू ऑफिसर को, और रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा कि जो रैयत होल्डर है, विलेज मुखिया है और टेनेंट्स के अधिकार का वो उल्लेख करेगा और अभिलेख बनाएगा, जो भी पेपर तैयार करेगा रेवेन्यू ऑफिसर इन पर्टिकुलर लैंड का। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। तो ये सेक्शन 127 में दिया गया है। 130 की बात करें तो 130 में दिया गया है कि मान लीजिए कि रेवेन्यू ऑफिसर ने उस लैंड का इंस्क्रिप्शन बनाकर वो चला गया, अभिलेख बनाकर चला गया। अगर मान लीजिए उससे कोई गलती हुआ है तो 3 मंथ के अंदर ही उस रेवेन्यू ऑफिसर से उस की जानकारी ली जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 16 में। तो इसमें क्या है, 135 से लेकर 228 तक है। तो बाय डीसी ऑफ द यूनियन सब्जेक्ट्स मेंशन ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। तो इसमें जुडिशियल प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 135 देख लेते हैं। इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी अगर मान लीजिए ज़मीन से रिलेटेड एक्ट पे अराइज होती है तो डीसी क्या करेगा कि उसके पास ये राइट है कि कहीं भी वो एक ओपन कोर्ट के जरिए इनके केस को सुन सकता है और इनके डिस्प्यूट्स को सुन सकता है। जो भी इनके साथ मान लीजिए कोई टेनेंट के साथ कुछ हुआ हो राइट्स के लेकर वो ज़मीन के, तो वो डीसी क्या कर सकता है कि अपने किसी भी ओपन कोर्ट में ये कर सकता है, इसकी सुनिए। तो ये सेक्शन 135 में है। 186 में है कि तो मान लीजिए कि इनके जो ऑर्डर डीसी ने ऑर्डर दिया कि सपोज इनके कुर्की जब्ती जो भी होता है कॉन्फिस्केशन लेकर आ जाओ। डीसी का ऑर्डर हुआ कि सपोज एक किसान है तो वो मतलब वो गिल्टी पाया गया और उसको कुर्की जब्ती में अगर मान लीजिए लोन नहीं चुका पाया और तो कुर्की जब्ती में ये चीज़ें कैन नॉट बी मेड। तो ये सेक्शन 186 में आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ नहीं उससे लिया जा सकता है। तो जो भी पर्सन है हु हैज टेकन द लोन बाय हिम एंड हिज 5 चिल्ड्रन क्लोज। तो एक पर्सन ने लोन लिया था तो वो डीसी ने ऑर्डर दिया कि सपोज उसके कुर्की जब्ती घर का सामान लेके चले जाते हैं पुलिस और डीसी का ऑर्डर प्रॉपर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, तो उसके कपड़े और उसके वाइफ और बच्चे के कपड़े नहीं लिया जा सकता है कुर्की जब्ती में। एग्रीकल्चर जो टूल्स है जो भी उनके कुदाल ये सब हो जो लाइवलीहुड के लिए वो नहीं लिए जा सकते। हाउस होल्ड मटेरियल्स वो भी नहीं लिए जा सकते, घर के जो सामान है वो भी नहीं लिए जा सकते। एंड इफ हैज़ केप्ट लेबरर्स एंड डोमेस्टिक लेबर देयर वेजेस कांट बी कॉन्फिस्केटेड। तो लेबर को देने के लिए जो भी उसने पैसे रखे हो घर में वो कुर्की जब्ती में नहीं ले जा सकते। तो अब आता है सेक्शन 215 में। तो इसमें क्या है ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि सेक्शन 215 में दिया गया कि एक लैंड का वो इशू हुआ और उस पर डीसी ने फाइन लगा दिया 100 रुपीज़ तक। तब तक मान लीजिए कि लैंड का जो फी फाइन है तो 100 रुपीज़ है। तो आप डीसी के पास जाकर उससे उसके अगेंस्ट में जो भी मान लीजिए कि अगर वो निर्दोष है तो वो डीसी के पास जाकर वो कर सकता है। अगर 100 रुपये ज़्यादा और 5000 रुपये से कम है तो वो जुडिशियल ऑफिसर के पास जाकर कंप्लेंट कर सकता है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, डीसी के अगेंस्ट में। और मान लीजिए कि 5000 से भी ज़्यादा है तो उस रिलेटेड उसका जो भी सुनवाई होगा वो हाई कोर्ट करेगी, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 16A में। इसमें क्या है कि बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक कलेक्शन एक्ट जो कि 1914 में था और ये 1988 में था। इसमें क्या है कि सेक्शन 229 है। इसमें क्या है कि शॉर्ट प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बिंग मेंशन। तो ये रेवेन्यू का मेंशन किया गया चैप्टर 16A में।
16A में। चैप्टर 17 में बात करें तो इसमें 230 से लेकर 238 तक है सेक्शन। मेन इसका इंपॉर्टेंट है 230। तो इफ CNT प्रोविजन इंडियन डिलिमिटेशन एक्ट डिफरेंस देन द केस इंडियन डिलिमिटेशन एक्ट वुड बी अप्लाइड। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो भी मान लीजिए कि एक डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में कि एक जगह CNT एक्ट लगा हुआ है और एक जगह IDP इंडियन डिलिमिटेशन एक्ट लगा हुआ है। ठीक है, IDA मान लीजिए, IDA इसको बोला जाता है। तो अगर ये दोनों के बीच में CNT एक्ट का ये प्रावधान है और IDA का ये प्रावधान है, तो इसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है कि इसके हिसाब से ये है और लेकिन IDA के हिसाब से ये है। सपोज कि इसको आपको देना है, मान लीजिए A ने कोई भी ज़मीन खरीदा और उसको फाइन के रूप में 5,000 देना है, लेकिन IDA में लिखा हुआ है कि वो 500 ही देगा, तो ये IDA ही हमेशा प्रिवेल करेगा। तो इंडियन डिलिमिटेशन एक्ट ये दिस वुड बी प्रिवेल। तो ये सेक्शन 230 में दिया गया है। चैप्टर 18 का डेफिनेशन क्या है, जिसमें 239 to 256। इसमें क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर मुंडारी खुटकटीदार। जो भूइहर होते थे ओराव में, तो मुंडारी में मुंडास में खुटकटीदार होते हैं जो भी भूमि को साफ करते हैं। तो सेक्शन 243 में क्या है, एनी मुंडारी खुटकटीदार टेनेंट्स देयर रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो उनके जो लगान है इन पर्टिकुलर कंडीशन में उनके खुटकटीदारी के इंक्रीज किया जा सकता है। पहला है कि ऑर्डर DC के ऑर्डर पे वो इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा है कि इफ बिफोर DC एनीवन कैन प्रूव दैट विद इन 20 ईयर ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज एंड न्यू टेनेंसी इज एडेड। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। तो 2 केस में लगान को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर 19 पे। तो इसमें कितने हैं, 257 से लेकर 271 तक। इसमें सप्लीमेंट्री प्रोविजन दिया गया है। तो सेक्शन 257 में देख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। तो सेक्शन 257 में है कि आपका, तो इसमें क्या है कि सेक्शन 257 में कि मान लीजिए ये आपका एक लैंड है। ठीक है, इसके भूमि के 4 दावेदार है। ठीक है, तो मान लीजिए एक बाप था और उसने अपने बेटे को दे दिया, तो ये चारों मालिक, मतलब मान लीजिए कि सपोज कि एक ज़मीन के 4 मालिक है और 2 में ये झड़प हो जाता है और कोई भी काम रिलेटेड इशू इनको काम कराना है अपने इस पर्टिकुलर लैंड पे, और ये 4 मालिक है इस पर्टिकुलर लैंड के। तो इस पर्टिकुलर लैंड के जो भी डिसीजन होगा ये चारों मिलकर करेंगे। अगर मान लीजिए काम ये दोनों का ही है, लेकिन ये चारों मिलकर ही ये पर्टिकुलर लैंड का डिसीजन लेंगे। सेक्शन 271 में आपका, तो लास्ट में आपका सेक्शन 271 जो कि है लैंड जो कि ऑफिसर के बारे में उनके ड्यूटी को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन मान लीजिए एक लैंड के ऑफिसर है, तो उसका तो एक पर्टिकुलर काम नहीं है ना सेटलमेंट करना, उसका और भी काम है, तो उस चीज़ को लेकर ये जो भी और काम है उसके लेकर ये सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आपका CNT का पूरे चैप्टर, जो कि 271 सेक्शन है और 19 चैप्टर है। तो थैंक यू वेरी मच।